गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी को आरोह काव्य खंड का दूसरा पाठ पतंग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी। तो पहले कवि के विषय में जान लेते हैं। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से भी नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। इनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं। अब इनकी काव्यगत विशेषता जानते हैं। कवि की 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं में के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। भाषा शैली इनकी है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सरल सहज है। इन्होंने अलंकारों का भी बड़ी ही कुशलता से प्रयोग किया है। अब आते हैं कविता पर। कविता का शीर्षक है पतंग। पतंग कविता में कवि ने बिंबों का बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है। श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब और स्पर्श बिंब का। तो पहले थोड़ा बिंब के विषय में जान लेते हैं कि बिंब क्या है। बिंब अंग्रेजी शब्द इमेज का रूपांतर है। बिंब का अर्थ है छाया, प्रतिछाया, अनुकृति या शब्दों द्वारा भाव का अंकन, अर्थात शब्दों द्वारा निर्मित चित्र को ही बिंब कहते हैं। बिंब का सीधा संबंध इंद्रियों से होता है। इनकी अनुभूति किसी न किसी इंद्रिय से जुड़ी होती है, जैसे श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्राण बिंब और स्वाद बिंब। कवि या रचनाकार हमारे परिवेश से कुछ दृश्य, ध्वनियाँ या कुछ स्थितियाँ उठाते हैं और उसमें अपनी कल्पना, संवेदना, विचार और भावना को पिरोते हैं और उन्हें बिंबों का रूप दे देते हैं। प्रस्तुत कविता पतंग में कवि ने दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंबों के माध्यम से शरद ऋतु और बच्चों की उमंगों का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। पाठ्यपुस्तक में जो कविता पतंग ली गई है, यह आलोक धनवा जी के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है, उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय तो रहता है, लेकिन दूसरी तरफ भय पर विजय भी बच्चे पा लेते हैं, जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना ना पाना चाहते हैं, या ये कहें कि पृथ्वी का कोना खुद ब खुद उनके पैरों के पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों यानी अंधेरे के बाद शरद अर्थात उजाले की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ इस कविता में कवि ने वर्षा के बाद आए प्रकृति में परिवर्तनों और बाल उमंगों का चित्रण किया है।
अब आते हैं कविता पर। सबसे तेज बौछारे गईं, भादो गया सवेरा हुआ। कवि के अनुसार समय परिवर्तनशील है। कवि कहना चाहता है कि तेज वर्षा का समय बीत गया, भादों बीत गया। सब जानते हैं कि भादों के महीने में तेज वर्षा भी होती है, रातें काली अंधेरी होती हैं। ऐसा समय बीत गया है, अब सवेरा हो गया है, शरद ऋतु आ गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। चूंकि शरद ऋतु में मौसम स्वच्छ और निर्मल दिखाई देता है, इसलिए कवि ने सवेरा हुआ ऐसा कहा। अर्थात शरद ऋतु में सवेरा कैसा दिखाई देता है? खरगोश की आंखों की तरह, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। स्वच्छ निर्मल आकाश में फैलती हुई सूरज की लालिमा देखकर कवि ने यह उपमा दी है कि शरद ऋतु का सवेरा सूरज की आंखों खरगोश की आंखों की तरह लाल दिखाई देता है। यहाँ पर इस पंक्ति में दृश्यबिंब है, उपमा अलंकार है। खरगोश चूंकि चंचल होता है, सफेद होता है, शायद इसलिए कवि ने सवेरे की उपमा खरगोश से दी है। कवि ने इसके जरिए वातावरण में व्याप्त उमंगों को भी दर्शाना चाहता है। आगे की पंक्ति है, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद का मानवीकरण कवि ने यहाँ पर किया है। शरद को एक बच्चे के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है कि शरद रूपी बालक मौसम रूपी पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए यानी कई मौसम के कई ऋतुओं के बाद शरद का ऋतु आई है। पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। जब सुबह होती है तो सूरज की रोशनी बढ़ती है और सूरज की रोशनी बढ़ने के कारण वातावरण चमकीला हो जाता है। तो कवि कहता है कि शरद अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से घंटी बजाना उल्लास के वातावरण को व्यक्त करता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि शरद रूपी बालक मानो अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को बुला रहा है। बताना चाहता है कि देखो मौसम कितना सुहावना हो गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कवि कहते हैं कि शरद ने बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए ऐसा लगता है कि आकाश को निर्मल और मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। ताकि दुनिया की सबसे हल्की सबसे रंगीन चीज, सब जानते हैं कि पतंग का कागज बहुत पतला होता है, हल्का होता है, पतंग कलरफुल भी होता है। यह पतंग उड़ सके आसानी से। यहाँ पे पतंग बच्चों के मन का प्रतीक भी है। बच्चों का मन कल्पनाओं के धागों के सहारे ऊंचे उड़ान भरना चाहता है। उमंग और उच्छ्वास से भरा हुआ चंचल मन मानो उड़ जाना चाहता है। सबसे हल्की और सबसे पतली, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कवि ने यहाँ पर सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी कहकर यह पंक्ति इस तरफ भी इशारा किया है कि जब सबसे हल्की चीज सबसे पतले कमजोर धागे के सहारे उड़ सकती है, ऊंचाइयों तक जा सकती है, तो हम सब में वह ताकत है। हर उस व्यक्ति में ताकत है जिसे कमजोर या हल्का माना जाता है, जिसे माना जाता है कि उसमें क्षमता नहीं है, वह भी ऊंचाइयों तक जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, ऊपर उठ सकता है। कि शुरू हो सके
सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ पर कवि ने कहा कि शरद ऋतु में जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो चारों ओर उनकी किलकारियाँ गूंजती हैं, क्योंकि बच्चे जब उछल कूद करते हैं पतंग उड़ाते समय एकदम जोश और उमंग में रहते हैं, किलकारियाँ भरते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। चारों ओर तितलियों की एक नाजुक दुनिया सी दिखाई देने लगती है। तितलियों की नाजुक दुनिया, दो अर्थ इसके निकल सकते हैं। एक तो ये कि आकाश में रंग बिरंगे उड़ते हुए पतंग देखकर ऐसे लगता है कि वो तितलियां हों, और दूसरा छोटे छोटे बच्चे तितलियों की नाजुक दुनिया, तितलियों जैसे उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। आशय यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर का उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। पतंगों से भरा हुआ आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती दुनिया हो। अब आते हैं काव्य सौंदर्य पर। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष, भाव सौंदर्य देखते हैं। कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया है। कवि का कल्पनाशील हृदय पूरी रंगत से प्रकट हुआ है। शरद ऋतु का बच्चों को अपने चमकीले इशारों से बुलाना एक मनोरम कल्पना है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों का सजीव चित्रण किया गया है। शिल्प सौंदर्य में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार है। रंग और चमक की समानता तथा मौलिकता के कारण यह उपमा अति सुंदर बन पड़ी है। माँ शरद पूरे काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है, जोर जोर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। भाषा झरने के समान गतिशील है, खड़ी बोली हिंदी का सहज प्रयोग है। शब्द योजना एकदम सरल, सहज और आडंबर रहित है। अपनी नई साइकिल में स्वर मैत्री है पूरी पंक्ति में। इस काव्यांश में कवि ने अनेक बिंबों का बड़े खूबसूरती से प्रयोग किया है। दृश्य बिंब है खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल चलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। इस सब में दृश्य बिंब है। श्रव्य बिंब है घंटी बजाते हुए जोर जोर से किसी भी हो सके किलकारियों सीटियों की और किलकारियों सीटियों की दुनिया जो इस पंक्ति में है, इसमें श्रव्य बिंब है। स्पर्श बिंब है आकाश को मुलायम बनाते हुए, और यह छंद मुक्त कविता है। शेष अगले वीडियो में।